स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल @study.01 में। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 जिसका पार्ट 1 लेकर आए हैं। इस एक्सरसाइज में आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का यूज करके कैसे HCF निकाला जाता है वो आज हम आपको सिखाएंगे। ठीक है गाइस, वैसे तो आपने HCF और LCM निकालना सीखा ही होगा गुणनखंड विधि द्वारा। आज हम आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का यूज करके HCF निकालना सिखाएंगे। तो आइएगा गाइस, चलते हैं वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए अपने टॉपिक पर। जो हमारी प्रश्नावली 1.1 है उसमें पहले ही कह रखा है कि आप जो भी सवाल दे रखे होंगे, मान लीजिए अभी एक सवाल लिख देता हूं मैं यहाँ पर। दे रखा है कि 135 और 225 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम देखिए ये समझेंगे कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय होती है वो होती क्या है, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है। जब तक हम वो नहीं समझ पाएंगे सवालों को करना, देखो हम सवाल तो करा देंगे आपको, तो आप पता क्या करोगे, सवालों को रटोगे जब तक आपको बेस पता नहीं होगा। ठीक है, और लेकिन हम अगर बेसिक से आपको एडवांस लेवल का सिखाएंगे तो आप सवालों को रटोगे नहीं, उसकी मेथड को जानोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, उसके बाद करेंगे सवाल। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। सबसे पहले तो ये देखो, ये आपने पढ़ी होगी a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जो हमारा b होता है वो हमेशा r से बड़ा होता है। ठीक है गाइस, b हमेशा r से बड़ा होगा और जो r होता है वो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है गाइस, इसका मीन्स भी समझाऊंगा भी आपको कि ये कहना क्या चाह रहा है कि b r से हमेशा बड़ा होगा, b r से हमेशा बड़ा होगा, लेकिन जो r का मान है वो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, लेकिन जो a होगा वो इन सब में बड़ा होगा। तो a को तो अभी रहने दो, सिर्फ इतना याद रखेंगे हम। अब समझना क्या है, ठीक है, कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो प्रमेय है वो बनी कैसे, इसका यूजेस कैसे है। तो आइएगा देखते हैं। आपने ये वाली भाग देखी है की भी होगी आपने कक्षा 6 7 8 में। ठीक है गाइस, और 10 में भी करते ही हैं। तो एक सवाल लेके चलता हूं मैं, मान लीजिए मैंने 2 लिया और 5 लिया यहाँ पर, तो 2 से पहाड़ा पड़ेंगे, 2 दूना 4, एक बचा। जो हमारा यहाँ पर एक बचा उसको हम बोलते हैं शेष या शेष फल। ठीक है, यहां पर जो आता है उसे हम बोलते हैं भागफल और इसको बोलते हैं हम भाजक। ठीक है गाइस, जो यहां होता है हमारा उसको बोलते हैं हम भाज्य। इतनी कॉमन सी चीज आपको समझ में आई होगी। भाजक को बोलते हैं हम बी से प्रदर्शित करते हैं भाजक को, भाज्य को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं, भागफल को हम क्यू से व्यक्त करते हैं और शेषफल को हम आर से व्यक्त करते हैं। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। कहने का मीन्स ये है, जो हमारा भाज्य होता है भाजक से हमेशा भाज्य को भाग दी जाती है। यानी कि इन सबसे पहले तो एक चीज हम ये देखेंगे कि हमें कोई भी संख्या दी हुई होगी उससे हम ये देखेंगे कि छोटा पार्ट कौन सा है और बड़ा पार्ट कौन सा है, मतलब इनमें छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या को हम a बोलेंगे और छोटी संख्या को b बोलेंगे। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। इसी के अकॉर्डिंग कहने का मतलब यह है कि भाजक से हमेशा भाज्य के लिए भाग दी जाती है। तो छोटी संख्या ये दे रखी है, बड़ी से थोड़ा दी जाएगी, छोटी संख्या यानी b से हमेशा a के लिए भाग दी जाती है। इतनी चीज अभी आपके लिए समझ में आ गई। ठीक है, आगे देखते हैं जरा। भाज्य को हम a से व्यक्त करते हैं, भाजक को हम b से व्यक्त करते हैं गुणा,
और भागफल को हम Q से व्यक्त करते हैं प्लस शेषफल को हम R से व्यक्त करते हैं। आगे देखते हैं, और A बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय बनकर आई है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है इसका मौखिक रूप क्या है, कहां से आई है ये प्रमेय। तो आपने ये वाली भाग की हुई है, तो ये देख लीजिए कि भाजक से हमेशा भाज्य को भाग दी जाती है, और ये हमारा भागफल होता है, ये हमारा शेषफल होता है। अब इसका यूजेस कैसे है देखना, ध्यान से समझेंगे, करते हुए चलेंगे। ये आपको सवाल दे रखा है, इस सवाल को करने से पहले एक मैं छोटा सा सवाल अपनी तरफ से लेके चलता हूं आपको समझाने के लिए, तो ये आप बड़े से बड़े सवाल अपने आप ही कर लोगे। क्या है कि अभी मान लो हमें 135 का पहाड़ा नहीं आ रहा है, 225 का पहाड़ा नहीं आ रहा है, तो हम थोड़ा सा अगर बेस समझे हुए होंगे तो हम ये ऑटोमेटिकली कर लेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है गाइस, तो आइएगा पहले हम अपने तरीके से एक छोटा सा सवाल लेके चलते हैं। ये अभी इसको यहीं ऐसे ही रहने देंगे। मैंने मान लिया यहां पर 2 लिया और मैंने 7 ले लिया। सबसे छोटा नंबर लेके चलते हैं। हमें क्या सीखना है, मेथड को सीखना है, क्योंकि अगर मैं आपको बड़ा सवाल एकदम अभी कराने लगता तो आप सवाल रटते और उसकी मेथड को नहीं समझ पाते। ठीक है गाइस, तो मैंने क्या किया, एक छोटा नंबर लिया 2 और 7। अब मैंने कहा कि संख्या 2 और 7 को 7 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से यूज करके बताइए कि क्या निकलेगा। ठीक है, अब देखते हैं जरा। सबसे पहली कंडीशन में ये देखनी है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास A बराबर 7 और B बराबर दे रखा है हमें 2। इतना हमने देख लिया। अब लिखेंगे, तब करके भी बता रहा हूँ किस तरीके से आपको मेन सवाल करने हैं। ये तो एक मैं अपनी तरफ से उदाहरण लेके करके चल रहा हूँ, लेकिन अगर एक्सरसाइज को जो भी सवाल होंगे उनको भी इसी तरीके से करने जैसे मैं ये सवाल कर रहा हूँ। ठीक है, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जहां आपको लिखना है, ये चीज लिखना, जहां b हमेशा r से बड़ा होगा और r का मान 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। ये चीज अभी समझाने को रहेगी, ये समझाऊंगा अभी मैं आपके लिए, देखना कैसे। आप सबसे पहले इक्वेशन लिखिए कि आपको दी हुई क्या है, यूक्लिड विभाजन की इक्वेशन। a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही तो इक्वेशन दे रखी है। अब समझना ध्यान से, आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से आप तब तक सवाल को सॉल्व करेंगे जब तक r का मान 0 ना आ जाए। ये चीज आपको ध्यान रखना है, r का मान क्या ना आ जाए, 0। कहने का मतलब ये है r यहाँ पर दे रखा है शेषफल, हम सवाल को तब तक सॉल्व करते जाएंगे जब तक हमारा r इक्वल टू 0 ना आ जाए। कहते हैं ना कि पॉइंट में काटते चले जाओ कहीं ना कहीं तो कटेगा ही कटेगा। तो वैसी कंडीशन है। अब मान लीजिए मैंने 2 से 5 को काटा, 4 आया, अब यहाँ 1 बच रहा था, मैं अपने पॉइंट लगा दिया, 0 वाले 2 पंजे 10, तो पूरा पूरा कट गया। तो r का मान यहाँ पर कितना आ रहा था, फिर 0 आ रहा था ना। ये चीज तो हमारी थी समझने की। अब इधर देखते हैं जरा, तो हमने क्या किया कि हम क्या कह सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से सवाल को हम तब तक सॉल्व करेंगे जब तक हमारा r का मान 0 ना आ जाए। a का मान रखेंगे, a का मान कितना है 7 बराबर b का मान कितना दे रखा है 2। अब बताइए क्या बचा, q बचा प्लस r बचा। q r कैसे निकालूंगा मैं, देखना ध्यान से जरा। यहां पर आ जाएंगे इस वाली विधि में, चलो यहां दिखा देता हूं। मुझे निकालना क्या है, q और r। मुझे 2 से 7 में भाग देनी है भैया। देखो जरा, मुझे 2 से 7 में भाग देनी है, यही तो किया था मैंने, क्योंकि इसी से ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का निर्माण हुआ है। आपको मैंने दिखा भी दिया प्रूव करके। तो देखेंगे जरा, 2 3 6, 7 में से 6 जाएगा 1, ये हमारा क्या निकल के आ रहा है r, और ये हमारा क्या निकल के आ रहा है q। तो भैया मान रख दो यहाँ पर, देखो ये हमारा मान आ गया, q का मान आ गया 3 और r का मान आ गया हमारा 1। तो क्या यहाँ पर r का मान 0 आया, नहीं आया ना। तो ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप। चलो लिख लेते हैं सही से। फर्स्ट स्टेप,
कि 7 बराबर 2 गुणा 3 प्लस 1। इस सूत्र का भी बहुत बड़ा यूजेस होता है कि अगर मान लीजिए इधर 7 थे, ऐसे करके इधर 7 हैं, तो बराबर के इधर वाली भी संख्याएं 7 हैं। लिखने का तरीका चाहे अलग है, मैंने आपको ये पहली वीडियो में बता रखा है कि कहीं अगर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो उसका इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट आपस में बराबर होता है, लिखने का तरीका कैसा भी हो। आप देख सकते हैं 2 3 6, 6 में एक जोड़ा 7, इधर भी 7 और इधर भी 7। अब मुझे समझाना क्या है, मैंने आपसे कहा कि हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से सवाल को तब तक सॉल्व करेंगे जब तक हमारा r का मान 0 ना आ जाए, और जब r का मान 0 आ जाएगा तो जो हमारा b का मान होगा उसी को हम HCF मान लेते हैं। देखते हैं कैसे। ये 7 बराबर 2 गुणा 3 प्लस बनाया, अभी तो हमारा r का मान 0 नहीं आया, तो हम क्या करते हैं कि b के मान को a के मान पर के स्थान पर पक्षांतर कर देंगे, और जो r का मान होगा उसको b के मान पर पक्षांतर कर देंगे। कैसे देखते हैं जरा ध्यान से, या उठाकर रख देंगे सेकंड स्टेप में देखेंगे क्या है। 7 तो गायब हो गया, 7 के स्थान पर आ गया 2। अब यहां क्या आ जाएगा 1। समझो ध्यान से, मैं समझाता हूं। 7 के स्थान पर तो 2 आ गया बराबर, अब 2 के स्थान पर आ जाएगा 1 उठकर, तो भैया फिर से Q की जगह और R की जगह खाली हो जाएगी। अब ये Q की जगह और प्लस R की जगह क्या हो जाएगी अब खाली, ये Q की जगह और ये R की जगह क्या हो जाएगी खाली। अब मुझे फिर से क्या करना है, 1 से भाग देना है 2 के लिए, 1 से भाग दूंगा 2 के लिए, तो मैं यहां लिख देता हूं मुझे 1 से भाग देनी है 2 के लिए, तो 1 दूना 2, यानी कि जो हमारा Q है वो 2 आ गया और R का मान कितना आ गया 0 आ गया। तो देखेंगे 1 दूना 2 और R का मान 0 आ गया। देखिए ये सवाल मैंने अपने तरीके से लिया था, एक छोटा सा आपको समझाने के लिए कि मैं इस प्रमेय का यूज किस तरीके से कर सकता हूं। अगर बड़ा सवाल होगा जिसका मुझे पहाड़ा भी नहीं आता है तो मैं इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है गाइस, इसीलिए मैंने ये छोटा एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, और हम आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर भी इसी तरीके से लेके आए। क्या होता है कि जो हमारी क्लास 10th की मैथमेटिक्स की किताब है एनसीईआरटी की, उसमें बहुत कम सवाल दिए हुए हैं कि अगर मान लीजिए मैंने 1 या 2 सवाल आपको कराए तो आपको सीखने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर भी लेके आए कि जितना हम आपको यहाँ सिखाएंगे उतना आप घर से होमवर्क में DPP के अनुसार करके लेके आएंगे। ठीक है गाइस, तो अगर आपको ये PDF वगैरह चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अब आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। अब देखो क्या करना है हमें, R का मान तो हमें 0 प्राप्त हो गया, तो मैंने भी बताया कि जब एक लाइन लिखनी होती है यहाँ पर कि जब R बराबर 0, चूंकि ऐसे करके लिखेंगे, चूंकि R बराबर 0 प्राप्त हो चुका है, तब B के मान को HCF मान लेते हैं। अब देखो B का मान क्या है, देखो ये A के स्थान पर दे रखा है 2, ये B के स्थान पर है, ये Q के स्थान पर है, ये R के, तो B के मान को हम HCF मान लेते हैं, तो लिख देंगे B बराबर HCF बराबर 1। तो इसका और इसका जो HCF निकल के आया है वो कितना निकल के आया है 1। कितना निकल के आया है 1। अब आप कहेंगे कि ये कैसे आया, देखो जरा, अब मैं इसी सवाल को गुणनखंड विधि से करके दिखाता हूं आपको। 2 और 7 का HCF स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। मैं आपको बढ़िया तरीके से डिफाइन करूंगा कि एक्चुअल में ऐसा है तो है क्यों। ठीक है गाइस, देखिए मैंने लिया 2, एक तरफ लिया मैंने 7, 2 को काटेंगे, 2 एकम 2, 2 के फैक्टर कर दिए, अब 7 के फैक्टर करेंगे, 7 एकम 7। तो हम क्या करते हैं, जब हमें HCF निकालना होता है, HCF में क्या रूल लगता है कि जो, और 1 से काटेंगे, 1 एकम 1, 1 एकम 1। HCF में ये रूल लगता है
कि जो संख्याएं दोनों में कॉमन होती है उसी को लेते हैं, वही हमारा एचसीएफ होता है। और एलसीएम में क्या होता है कि जो संख्या कॉमन होती है उनको भी लेते हैं, जो संख्या कॉमन नहीं होती है उनको भी लेते हैं। ठीक है गाइस, तो एचसीएफ में देखेंगे एक इधर कॉमन है, एक इधर कॉमन है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना मान लेंगे, एक आया। तो ऐसे ही यहाँ पर मैंने किया। तो अब तो ये था सिर्फ छोटा सा सवाल जो मैंने अपनी तरीके से दिया था। अब इससे एक बड़ा सा सवाल लेके देखता हूँ, फिर आपको कराता हूँ। उसके बाद आप करेंगे, मैं आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर, यहाँ पर कुछ सवाल लिख दूंगा आपके लिए होमवर्क में, वो सवाल आप करके लेके आएंगे। फिर इसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम एक्सरसाइज के सवाल आपको कराने लगेंगे। ठीक है गाइस, ये तो एक समझाने का तरीका था। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलेगी। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं, एक सवाल और लेते हैं आपके लिए, थोड़ा सा बड़ा। अब हम सवाल लेंगे, ऐसे कह सकते हैं हम, 5 और 126, 5 और 126 का HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। तो प्रमेय का यूज तो हमें करना है। तो सबसे पहली चीज हम क्या मानेंगे, a बराबर, a किसको मानेंगे, जो बड़ा नंबर होगा। तो a हमारा आ गया बड़ा नंबर 126। अब b किसको मानेंगे, जो छोटा नंबर होगा, सॉरी 5। ठीक, इतना काम किया। उसके बाद लिखेंगे तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक, क्या होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही तो होती है। जहां बी हमेशा आर से बड़ा होगा और आर का मान 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। ये चीज मैं उस सवाल में समझा नहीं पाया था, अब समझा देता हूँ। कहने का मतलब ये रहता है कि जो आर का मान होता है वो बी से हमेशा छोटा रहता है, क्योंकि जो भाजक है ना वो बी, भाजक को हम बी बोलते हैं, बी से प्रदर्शित करते हैं। तो आर शेषफल हो गया, तो शेषफल से बी हमेशा बड़ा रहेगा क्योंकि बी से भाग दी जाती है। ठीक है गाइस, और जो 0 होता है तो आर कभी 0 भी आ सकता है, यानी शेषफल कभी 0 भी आता है, कभी 1 भी आता है, कभी 2 भी आता है। तो इसका मीन्स यही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं जरा, अब सवाल करेंगे हम। तो सवाल में किस तरीके से करेंगे, ए का मान रखेंगे ए के स्थान पर। ए का मान कितना दे रखा है, 126, थोड़ा सा पास में लिख दे, 126 बराबर बी का मान कितना दे रखा है मुझे, 5। क्या मुझे क्यू का मान दिया, नहीं। क्या मुझे आर दिया, नहीं। निकालूंगा कैसे, मुझे 5 से भाग देनी है 126 में। देखेंगे जरा, 5 दूनी 10, बच्चे 2, उतार लिए 6, 26 हो गए। 5 25, कितना बचा, 1। सिर्फ एक शेष बच रहा है, पॉइंट में नहीं लाना। शेष बचा, कितना बचा शेष, 1, यानी इसको आर बराबर लिख देंगे, इसको क्यू बराबर लिख देंगे। तो क्यू मेरा आया 25 और आर आया मेरा 1। अब मुझे क्या करना है, अगर मेरा फर्स्ट स्टेप में मान नहीं आ रहा है, स्टेप में मान निकल के नहीं आ रहा, आंसर निकल के नहीं आ रहा है, तो मैं सेकंड स्टेप का यूज करूंगा। अब सेकंड स्टेप में क्या करना होता है कि जो बी का मान होता है उसको पक्षांतर कर देते हैं ए के स्थान पर, और जो आर का मान होता है उसको पक्षांतर कर देते हैं ए के स्थान पर। ठीक है, यानी उठाकर रख देते हैं ए के स्थान पर। तो बी के स्थान पर, सॉरी ए के स्थान पर तो बी का मान आ गया, यानी 5 आ गया बराबर, और जो बी का स्थान खाली रह गया उसके स्थान पर आर का मान आ गया, यानी 1 आ गया, और गुणे में फिर क्यू खाली हो गया, फिर से आर खाली हो गया। ठीक है, यानी आर का मान खाली हो गया। अब देखो क्या करना है मुझे, फिर से यहाँ जाओ, मुझे 1 से भाग देनी है अब 5 में। तो 1 पंजे 5, ये 0 आया। अब देखेंगे जरा, में 0 तो आ गया वो, तो क्यू का मान कितना आया 5, और आर का मान कितना आ गया 0। तो देखो, जब हमारा आर इक्वल टू 0 प्राप्त हो जाता है तब हम आगे हल करना बंद कर देते हैं। और ये सॉरी, उसमें थ्योरी थोड़ी सी गलत हो गई थी जल्दीबाजी में, यहाँ लिख देते हैं सही से। जब लिख देते हैं, जब
हमारा r इक्वल टू 0 प्राप्त, ऐसे करके लिखेंगे आप, रुको, हम आगे हल करना बंद कर देते हैं, और b के मान को HCF मान लेते हैं। यहाँ लिख देंगे b बराबर HCF बराबर, अब देखो b का मान क्या है, यहाँ पर 1 निकल के आया तो 1, तो यहाँ लिख देंगे HCF बराबर 1 आंसर। ठीक है, तो ऐसे हम बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। अब आपके लिए होमवर्क में क्या रहेगा वो मैं लिख देता हूँ, 2 से 3 सवाल करना। उसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम आपको एक्सरसाइज के सवाल कराएंगे। और आपको अगर और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको ये ऐसे सारी PDF मिल जाएंगी जिससे आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो होमवर्क रहेगा आपका, ज्यादा नहीं, 5 सवाल देंगे हम आपको। होमवर्क में आपके लिए देखेंगे जरा, पहला सवाल है आपका 24 और 124। दूसरा सवाल है आपका 44 और 5। जो स्टूडेंट बेसिक से सीखना चाहते हैं उनके लिए ये। तीसरा सवाल है आपका 420 और 130। चौथा सवाल है आपका 180 और 252। ठीक, पांचवा सवाल है आपका 252 और 324। तो प्लीज इन सवालों को जरूर कीजिएगा इसी मेथड के अनुसार। अगर आप हमसे कोई भी गलती हो गई हो, आपको समझाने में या लिखने में कोई भी त्रुटि हो गई हो, तो प्लीज छोटा भाई समझकर माफ करना, और हमारी गलती को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना जिससे हम उस गलती को आगे सुधार सकें। ठीक है गाइस, और प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने अदर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू।